दोस्तों आज तारीख है 21 सितंबर 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जाते हैं साइंस वाले सेक्टर की तरफ, क्योंकि आज एडिटोरियल नहीं रहता है, इसलिए पहली जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो साइंस पर आधारित रहेगी। पहली न्यूज़ बताती है ह्यूमन रिमेन्स के बारे में। मानव के कुछ अवशेष मिले हैं, इनकी कुछ खास बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया में काम करने वाले कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, जिनको बोलते हैं पुरातत्वविद, मतलब प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक, लंबे समय से इस चीज़ पर स्टडी कर रहे थे। उन्हें लगभग 12,000 से 4,000 साल पुरानी, मतलब खेती शुरू होने से पहले की प्री फार्मिंग ब्यूरियल्स मिली थी, कब्रें मिली थी। अब इसके बाद की जो कब्रें हैं, नियोलिथिक ग्रेव्स जिनको बोला जाता है, यहाँ पर लोगों को सीधा लिटा करके दफनाया जाता था। वहीं नियोलिथिक ग्रेव से पहले जब हम जाते हैं तो इन पुरानी कब्रों में शव अक्सर बहुत ज़्यादा जकड़कर बैठी हुई मुद्रा में मिले हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टाइटली क्राउच्ड और स्क्वैटिंग पोजीशन। और कई बार उनकी हड्डियों पर काले धब्बे, जिसको बोलते हैं डार्कनेट बॉन। शरीर के इतने मुड़े हुए होने का मतलब है, मतलब कॉन्टोर्टेड पोस्चर होने का मतलब है कि डेथ के तुरंत बाद इनको नहीं दफनाए हैं, क्योंकि ऐसी मुद्रा बनाना आसान नहीं होता है। अब यहाँ पर जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। अब प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस, एक प्रसिद्ध विज्ञान की पत्रिका है। इसमें एशिया भर के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन ने इस रहस्य को सुलझाया है। इस अध्ययन में बताया जाता है कि प्राचीन समुदायों के लोग अपने मृतकों को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें धीरे धीरे गर्म करते थे और उन पर धुआं करते रहते थे, स्मोक्ड। ये तरीका आज भी न्यू गिनी हाईलैंड्स के कुछ समुदायों में देखा जाता है। इसका नतीजा इससे क्या मिला? इससे न सिर्फ उन अजीब मुद्राओं की व्याख्या होती है, बल्कि आर्टिफिशियल ममीकरण के सबसे पुराने सबूत को 5,000 साल और पीछे धकेल दिया है, 5 मिलेनिया। इसके बाद वैज्ञानिक जांच के तरीके की बात करते हैं। रिसर्चर ग्रुप ने 11 अलग अलग जगहों से मिले दर्जनों प्री नियोलिथिक ब्यूरियल्स, मतलब प्राक नवपाषाण कब्रों, नई पत्थर की युग से पहले की कब्रों का ब्यौरा लिया। फिर उन्होंने हड्डियों का अध्ययन करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन और फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की उन्नत टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। इन तकनीकों से पता चल जाता है कि हड्डी किस चीज़ से बनी है और उसे कितनी गर्मी मिली है। टीम ने एक ही इंसान की अलग अलग हड्डियों के नतीजों की तुलना भी करी और उनकी सही उम्र जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग, मतलब कार्बन तत्व से उम्र मापने की टेक्निक का यूज़ किया था। इसके बाद बात करते हैं एविडेंस ऑफ हीटिंग एंड सिनेरियो। लगभग 84% जांच की गई हड्डियों में हाई क्रिस्टलिनिटी, मतलब एलिवेटेड क्रिस्टलिनिटी, एक ऐसी स्थिति होती है जो गर्मी पड़ने पर बनती है। ये चीज़ हमको दिखाई दी थी। करीब 1/3 हड्डियाँ तो उतनी गर्म हुई जितनी आमतौर पर तेज आग में होती हैं। इसके अलावा कुछ नमूनों को लगभग 525 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा गर्म किया गया था। इसी से बर्न ट्रेसेस देखने को मिले, कहाँ पर? माथे, घुटने और कोहनियों पर, जबकि शरीर के दूसरे हिस्सों पर बहुत कम या फिर कोई निशान ही नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही शरीर की अलग अलग हड्डियों ने अलग अलग गर्मी के लेवल दिखाए, जो बताता है कि ये ज़मीन की वजह से नहीं हुआ है। शव के अत्यधिक मुड़े होने के साथ, एक्सट्रीम काउचिंग के साथ, जिसमें शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए कोई जगह ही नहीं है। इन नतीजों के परिदृश्य सिनारियो हमको सामने लाता है क्या, कि शवों को कसकर बांध करके धुएं वाली धीमी आग के ऊपर लंबे समय तक लटका कर रखा जाता रहा होगा। फिर कुछ समय तक सुरक्षित रखने के बाद उनको दफना देते थे।
इसके बाद टाइमलाइन की यदि हम बात करें, ये प्रथा कम से भी कम 14,000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। ये दक्षिण अमेरिका के चिंचोरो सभ्यता से भी पुरानी है। चिंचोरो सभ्यता से भी ये पुरानी है, जो लगभग 7,000 साल पहले मम्मी बनाते थे और जिसे अब तक सबसे पुराना माना जाता था। इसके बाद यदि हम इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, इस अध्ययन की मुख्य लेखिका है हसियाओ चुनहोंग। इन्होंने बताया है कि आर्टिफिशियल ममीफिकेशन का सबसे पुराना मामला 5,000 साल पीछे चले जाने का मतलब है कि इन प्रारंभिक समुदायों में पहले से ही स्पिरिचुअल बिलीफ्स एंड टेक्निकल स्किल मौजूद था। ये खोज मृतकों के प्रति उनके गहरे लगाव और शव को संरक्षित करने में बहुत मेहनत करने की इच्छा बताती है, जो उनके सामुदायिक जीवन का एक हिस्सा था। ये खोज हमारे इतिहास की समझ को बदल देती है। ये बताता है कि हमारे अनुमान से कहीं पहले ही इंसानों ने सिंबॉलिक थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्डिंग और ऐसे रीति रिवाज विकसित किए जो जीवित लोगों को उनके पूर्वजों से जोड़े रखते थे। अगली वाली जो साइंस की न्यूज़ डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा डिटेल में है। ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICMR जो कि भारत में हेल्थ रिसर्च के सेक्टर में गवर्नमेंट ग्रांट्स देने और रिसर्च का एजेंडा तय करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसने एक नया स्केल प्रस्तावित किया है। इसका नाम रखा गया है इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन स्केल। इस पैमाने का उद्देश्य है उन सभी रिसर्च परियोजनाओं के इम्पैक्ट को मेजरमेंट करना जिन्हें ICMR पैसा देता है, जैसे कि बायोमेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ रिसर्च। चूँकि ICMR एक बहुत बड़ी संस्था है, इसलिए इसका ये नया पैमाना भारत के सभी मेडिकल रिसर्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद आगे बताया जाता है PE के बारे में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पर हमको PE अब ज़्यादा देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा PE, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। ICMR शोध के प्रभाव को मापने के लिए एक नई यूनिट का यूज़ किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है पब्लिकेशन इक्विवेलेंट, या फिर शॉर्टकट में PE बोलते हैं। मतलब अलग अलग उपलब्धि के लिए अलग अलग आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे एक रिसर्च पेपर जो किसी पीयर रिव्यूड जर्नल, मतलब एक ऐसी शोध पत्रिका जहां दूसरे एक्सपर्ट पेपर को जांचने के बाद ही प्रकाशित करते हैं, यहाँ पर छपेगा तो उसको एक PE नंबर मिलेगा। अगर किसी रिसर्च पेपर को सरकारी पॉलिसी या फिर गाइडलाइन में साइट किया जाता है, उद्धृत किया जाता है, तो उसको 10 PE देंगे। एक पेटेंट को 5 PE मिलेंगे, मतलब किसी आविष्कार का कानूनी अधिकार। और अगर कोई केमिकल डिवाइस, व्यावसायिक उपकरण बड़े पैमाने पर मार्केट में उतरता है तो उसको 20 PE दिए जाएंगे। इसके बाद पीयर रिव्यूड, मतलब सहकर्मी समीक्षित, मतलब जहां बहुत सारे लोग मिलकर के रिसर्च पेपर की जांच करते हैं। एक होता है मेटा एनालिसिस, मतलब बहुत सारे रिसर्च के रिजल्ट का एक साथ विश्लेषण किया जाता है। अब यहाँ पर मानकीकरण के फ़ायदे बताए जाते हैं। PE जैसी यूनिट का यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे हम एक मानक तय कर दे रहे हैं, सिर्फ शोध पत्रों से आगे हम सोच रहे हैं। अक्सर रिसर्चर सिर्फ उन्हीं शोधों को करते हैं जिनसे उनके पेपर छपेंगे और उनको सिटिटेशन मिलेंगे, लेकिन आयरिस उनको पेटेंट, उपकरण बनाने या पॉलिसी में बदलाव जैसे दूसरे महत्वपूर्ण कामों के लिए इंसेंटिव देगा। यहाँ पर सिर्फ सिद्धांत ही नहीं, इसका व्यवहारिक यूज़ भी हो रहा है। इसके अलावा आगे चर्चा करी जाती है मूल्यांकन में पक्षपात की, स्क्रीइंग द इवोल्यूशन। मतलब सरकार ने जो पॉलिसी लेकर के आई है, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि गलत सैद्धांतिक आधार। मतलब ICMR ने तय कर दिया है कमेंट्री, पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव रिव्यू जैसे पेपरों को 0 PE मिलने वाला है, ये गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर 1977 का एक फेमस पेपर जिसने मेडिसिन के साइकोसोशल मॉडल की शुरुआत करी और पूरे मेडिकल रिसर्च को बदल दिया था, और उससे इस पैमाने पर 0 अंक मिल रहे हैं।
नए विचार देना भी रिसर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद प्राथमिकताएं गलत भी हो सकती हैं। इस पैमाने में एक कमेरिकल डिवाइस यदि कोई बना रहा है तो उसको 20 अंक मिल रहा है, एक पॉलिसी चेंज को 10 मिल रहा है, मतलब कमेरिकल डिवाइस को ज़्यादा पॉइंट मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि जो रेसन्स है, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जिसने टीबी के मरीजों में पोषण का अध्ययन किया, एक रोबोटिक सर्जरी मशीन से कम इम्पैक्टफुल माना जाएगा। इससे जो बेसिक साइंस है उसको नुकसान होता है। इसके बाद बात करते हैं पब्लिक गुड वर्सेस कमेरिकल इंटरेस्ट की। अब आईसीएमआर को यह अधिकार है कि वो अपना जो पैमाना है खुद बनाएगा, लेकिन डेंजर ये है, खतरा ये है कि वैज्ञानिक रिसर्च की भावना, इथोस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को नुकसान पहुंचा सकता है। शोध एक सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक गुड है, जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता बल्कि समाज की भलाई करना होता है। भारत में रिसर्च एथिक्स पहले से ही कमज़ोर है और पीई यदि आप ला देते हो तो दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकारी संस्थान रिसर्च एज ए पब्लिक गुड के सिद्धांत पर डटे रहें। लास्ट में वे फॉरवर्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोला जाता है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात ऐसी है कि एक ऐसा पैमाना जो पूरे भारत के हेल्थ रिसर्च का फ्यूचर तय करेगा, उसे बहुत ही सख्त रिगोरस रिसर्च स्टैंडर्ड के साथ बनाया जाना चाहिए। इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। आईसीएमआर क्या बोलता है कि वो अपने संस्थानों में इसका पायलट टेस्ट ले रहा है और अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ डिस्कस करेंगी ये पार्टिकुलरली एल नीनो से जुड़ी हुई है। एल नीनो का एक अलग ही डिफरेंट एस्पेक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। आमतौर पर एल नीनो को भारत में कम बारिश के लिए जाना जाता है, लेकिन 1901 से 2020 के रोज़ाना डेटा का एनालिसिस करने पर एक नई और चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस अध्ययन के अनुसार एल नीनो भारत के केंद्रीय और दक्षिण पश्चिमी भागों के ज़्यादा जो वेटर इलाके हैं, यहाँ पर हैवी डाउनपोर्स मतलब भारी बारिश की तीव्रता को बढ़ा दे रही है। मतलब जहाँ एक तरफ कुल बारिश की मात्रा कम हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर बहुत ज़ोरदार बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। अल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर में समुद्र के सरफेस के गर्म होने की एक प्राकृतिक घटना होती है, जिसका पूरी दुनिया भर के मौसम पर गहरा असर पड़ता है। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। द राइज ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब चरम सीमाओं का बढ़ते जाना। अध्ययन की मुख्य बात यह है कि अल नीनो के दौरान मौसम के पैटर्न में बदलाव आता है। हल्की और मध्यम बारिश की घटनाएं कम हो जाती हैं, लेकिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि भारी बौछारें, हैवी डाउनपोर्स होने की आशंका बढ़ जाती है। एक ही साल में ड्रॉट और फ्लड दोनों चीज़ देखने को मिलता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस की यदि हम बात करें तो इस खोज का एक बहुत बड़ा मतलब है। एक ही एल नीनो वर्ष में कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आ सकती है, भले ही उस साल में कुल मिलाकर के सूखा भी पड़ गया हो। ये स्थिति किसान, सिटी प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटिंग हो जाता है। उनको अब सिर्फ सूखे से निपटना नहीं है, बल्कि इस बात पर भी तैयार रहना है कि उसी साल में अचानक किसी हिस्से पर भीषण बारिश और बाढ़ आ सकती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है दोस्तों, पार्टिकुलरली ये भी रिसर्च से जुड़ी हुई है। एक नए रिसर्च में एक आश्चर्यजनक बात सामने ये आई है कि एजम्पशन ये है, आम धारणा ये है कि रिपब्लिकन, जो कि अमेरिका की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, एंटी साइंस मानी जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि 1980 से 2020 की अवधि में जब अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब अमेरिकी संसद का निचला सदन या फिर राष्ट्रपति का पद रिपब्लिकन पार्टी के पास में था ना, तो विज्ञान के लिए अधिक पैसा खर्चा किया जाता था। यह निष्कर्ष उस आम समझ के एग्जैक्टली उल्टा है जो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। बात करते हैं ये फंडिंग में अंतर कितना था। रिसर्च के हिसाब से बोला जा रहा है कि जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल होता था तो हर अकाउंट मतलब फंडिंग की
हर श्रेणी या खाता में औसतन $15 करोड़ अधिक खर्च किया जाता था। जब राष्ट्रपति का पद रिपब्लिकन के पास में चला गया तो हर अकाउंट में $10 करोड़ अधिक खर्चा किए गए। अमाउंटेड टू मतलब होता है कुल मिलाकर के इतना होना। अकाउंट का मतलब होता है खाता, यहाँ फंडिंग का एक विभाग या फिर श्रेणी से। इसके बाद इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करी जाती है। सबसे दिलचस्प वाली बात यह है कि राजनीतिक सत्ता बदलने के बाद भी विज्ञान की अलग अलग शाखा जैसे कि फिजिक्स, बायोलॉजी एंड हेल्थ के सेक्टर में बात करें, यहाँ पर जो ग्रांट का वितरण है स्टडी बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि पीयर रिव्यू और गवर्नमेंट एजेंसीज की अपनी प्रक्रियाओं ने रिसर्च की दुनिया को राजनीतिक उतार चढ़ाव से बचाए रखा है। मतलब फंडिंग के फैसले वैज्ञानिक गुणवत्ता के बेस पर होते हैं, ना कि सिर्फ राजनीतिक पसंद नापसंद के हिसाब से। इसके बाद वाला जो आर्टिकल है इसमें हम ग्रीन अमोनिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक नए रिसर्च में पता चला है कि अमोनिया मतलब एक महत्वपूर्ण रसायन है जो कि मेनली खाद बनाने के काम आता है। इसको बनाने का एक नया तरीका है जो ज़्यादा सस्ता और पर्यावरण के लिए ज़्यादा ग्रीनर है। ये नया तरीका अमोनिया बनाने के दो मौजूदा तरीके, पहला है ब्लू और ग्रीन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ब्लू अमोनिया जो है प्राकृतिक गैस से बनता है और इस प्रक्रिया में निकलने वाली CO2 को पकड़ करके स्टोर कर दिया जाता है। ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पानी को बिजली से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना, इसका यूज़ करते हैं और ये बिजली रिन्यूएबल पावर्ड जैसे कि सोलर या फिर वाइंड से आती है। बात करते हैं कि हाउ डज द न्यू डिज़ाइन वर्क। इस संयुक्त डिजाइन की खूबी ये है कि ये दोनों तकनीकों को फ़ायदा एक साथ उठाएगा। जब ग्रीन तरीके से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उससे ऑक्सीजन भी निकलती है। इस नई विधि में ऑक्सीजन को ब्लू अमोनिया बनाने में, मतलब प्राकृतिक गैस को रिफॉर्म किया जा रहा है, इसमें यूज़ किया जाता है। वहीं जो नाइट्रोजन है जो कि अमोनिया बनाने के लिए दूसरा ज़रूरी एलिमेंट है, उसे सीधे हवा से ले लेते हैं क्योंकि हवा में 78% नाइट्रोजन है। इस प्रकार से रिसर्च का पूरा ऑप्टिमम यूज़ हो जाता है। बात करते हैं फ़ायदे, लागत कम है और प्रदूषण भी कम है। इस नए संयुक्त प्लांट में बनने वाली अमोनिया की लेवलाइज्ड कॉस्ट, मतलब पूरे जीवन काल में उत्पादन की प्रति यूनिट की कुल लागत, अलग अलग स्टैंड अलोन ब्लू या ग्रीन प्लांट के मुकाबले जो 7% कम है। एफिशिएंसी बेनिफिट की बात करें, इस प्रक्रिया से जो लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसमें भी 63% की भारी कटौती हुई है। मतलब ये तरीका न सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत बेटर है।